प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैप्टर का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट का जो है डिस्कशन किया था। तो अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस चैप्टर का जो है दूसरा क्लास होने वाला है। इसमें आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो देखेंगे। इसके बाद त्रिज्यखंड क्या है जानेंगे और वृत्तखंड क्या है वो जानेंगे, और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित जो सूत्र है वो भी जानेंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 12.1 भी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने प्यारे बच्चों को अगर पेड कोर्स से संबंधित या फिर आपके तैयारी से संबंधित आपको कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे जानकारी जो है ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में आप सभी को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सभी विषय का जो है वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर यह ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में वृत्त से संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ाई कर चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले सबसे फर्स्ट टॉपिक उसका नाम आपके सामने आ चुका है, वृत्त के परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र का आज क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना टाइम गंवाए चीज़ों को आप लोग सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम वृत्त के परिधि के बारे में बात करेंगे और फिर वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको पूरा लॉजिक के साथ बताएंगे ताकि आपको सूत्र जो है क्लास में ही याद हो जाए। हम पहले वृत्त के परिधि से संबंधित बात करेंगे। तो वृत्त के परिधि से संबंधित जो फर्स्ट सूत्र है वो आप याद रखिएगा, जो कि हम पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे। वो आज फिर से क्या कर लेते हैं, एक बार उसको लिख लेते हैं ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए और उसी से रिलेटेड आपको आगे और भी जो फार्मूला है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वृत्त का परिधि बराबर क्या पढ़ेंगे, तो वृत्त का परिधि पढ़ने वाले हैं। वृत्त का जो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है वो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि 2πr होता है। 2πr होता है, ये आपको पहले से ही पता है। अब दूसरा हमें क्या समझना है, अर्धवृत्त का परिधि। किसका, तो अर्धवृत्त का परिधि। तो समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि अर्धवृत्त का परिधि जो है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है। देखिए, अर्धवृत्त का परिधि आप समझने से पहले आप अर्धवृत्त समझिए। वृत्त का परिधि मतलब पूरे वृत्त का परिधि, ये इस तरह का वृत्त जो है उसका परिधि है। लेकिन अर्धवृत्त का परिधि प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि आधा वृत्त का परिधि हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आधा वृत्त का क्या मतलब है, देखिए आधा वृत्त का मतलब है ये, आप ये ले लीजिए, ठीक है, और इधर से ऐसे, मतलब आपके पास वृत्त था, आपने उसको दो भागों में काट दिया। आपने उसको दो भागों में क्या कर दिया, काट दिया। तो यही कहलाएगा आधा वृत्त। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर प्यारे बच्चों बी है, तो ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से ए से जो बी गई है वो आधा वृत्त का जो है ना वक्र परिधि आप इसे बोल सकते हैं। देखिए पूरा वृत्त था, पूरा जो वृत्त था ऐसा, तो इसका परिधि प्यारे बच्चों 2πr था। लेकिन यहाँ पर जो परिधि निकालना होगा, सबसे पहले आपको ये कर्व वाला जो एरिया है, कर्व वाला जो आपका परिधि है उसका निकालना होगा। फिर ए से बी अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप अगर इसको बीच से काटेंगे तभी तो ये वाला भाग ही आपको यहाँ क्या है
दिखाई दे रहा है। तो देखिए पूरा वृत्त था प्यारे बच्चों 2πr, लेकिन ये तो आधा वृत्त ही है, तो आधा वृत्त का जो परिधि है वो उसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। पूरे वृत्त के परिधि को 2 से अगर आप भाग देते हैं तो आधा वृत्त का परिधि आपको मिलेगा। लेकिन यह याद रखिएगा कि ये 2πr/2 जो है ये किसका परिधि है, तो ये कर्व वाला जो एरिया है इसका परिधि है। लेकिन या फिर सीधा ये समझ लीजिए कि A से लेकर के B तक का ही परिधि है 2πr/2। लेकिन परिधि का तो मतलब चारों तरफ एक चक्कर चलना होता है, यानी कि B से लेकर A तक भी आपको आना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो O से B क्या है, एक त्रिज्या होगा, और O से A भी क्या होगा, एक त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इस दोनों त्रिज्या को भी क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको जोड़ना होगा। इस दोनों त्रिज्या को भी जोड़ना होगा, तब जाकर के कुल परिधि मिल पाएगा, अर्धवृत्त का कुल परिधि। तो B से O आने के लिए एक त्रिज्या और O से A आने के लिए एक त्रिज्या, यानी कि इसमें 2 त्रिज्या आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 त्रिज्या क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए कि 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा πr और प्लस 2r बचा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं πr + 2r। अब आप दोनों जगह पर r देख रहे हैं तो आप r कॉमन ले सकते हैं। तो अगर r मैं कॉमन ले लूँगा तो पाई + 2 जो है बचेगा अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि क्या बचेगा, पाई + 2 r × पाई + 2 क्या होगा, r × पाई + 2। कुछ समझ में आया? तो ये अर्धवृत्त का परिधि निकालने का सूत्र याद रखिएगा, r × पाई + 2। ये r × पाई + 2 कैसे हुआ, ये पूरा हमने यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे और अगला क्या करेंगे, हम लोग समझने वाले हैं जो सूत्र है उसको। ऐसे मैं पूरा डिटेल निकाल के बताऊँगा कि हम तो चाहते तो केवल लिख देते कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर r × पाई + 2, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया, कैसे बना यह, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है ये कर दिया हूँ। तीसरा सूत्र मैं आपको बताऊँगा वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। किसका, तो वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। अब देखिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है। तो देखिए अगर ये कोई वृत्त है, आपने 7 नंबर चैप्टर में पढ़ाई भी किया है कि वृत्त का चतुर्थांश क्या है, या चतुर्थांश क्या होता है। हमने एक लाइन खींचा तो ये 2 भागों में बटा, एक लाइन और खींच देंगे तो ये वृत्त 4 भागों में बट चुका है। तो इसमें से कोई एक भाग जो है चतुर्थांश कहलाएगा। तो अगर वृत्त का चतुर्थांश में बनाने का कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, ये मान लीजिए और ये कर्व वाला एरिया दे दीजिए। तो ये जो है वो वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि किसी वृत्त के जो है वृत्त का चौथा अंश है। किसी वृत्त का क्या है, ये चौथा अंश है। अब प्यारे बच्चों एक बात आप जानते हैं कि पूरे वृत्त, देखिए यहाँ पर ये जो है ना ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, यानी कि इसको O बोल सकते हैं। और ये आपका मान लीजिए A है और ये मान लीजिए कि B है, ये क्या मान लीजिए B है। तो O से A तो ये त्रिज्या है एंड O से B भी त्रिज्या होगा क्योंकि केंद्र से परिधि है। ये वाला जो है ये बाहरी आप कह सकते हैं कि वक्र परिधि है। लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए, पूरे वृत्त का जो परिधि होता है प्यारे बच्चों वो होता है 2πr, लेकिन ये पूरे वृत्त का चौथा भाग है। ये वक्र A से जो B है पूरे वृत्त का क्या है, चौथा भाग है। यानी कि हमें सबसे पहले तो इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा। ये 2πr/4 कहाँ से कहाँ तक का परिधि है पता है, A से लेकर के B तक का परिधि है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी वृत्त या फिर कोई भी आकृति हो उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय करना पड़ता है उसी को परिधि कहते हैं। तो देखिए हम अगर
इस वाले चतुर्थांश का परिधि निकालना चाहते हैं तो ए से पहले कहाँ जाएंगे, बी, फिर बी से जाएंगे ओ, और फिर ओ से जाएंगे ए, तब जाके एक चक्कर पूरा होगा। और एक चक्कर पूरा हो पाएगा तो जितना दूरी वो होगा वही क्या कहलाएगा, तो परिधि कहलाएगा। लेकिन हम ए से बी तक जब जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ए से बी जो है वो तो पूरे परिधि का चौथा अंश है, इसीलिए हम पूरे परिधि को 4 से भाग दिए हैं। पूरा परिधि होता है 2 पाई आर, हमने इसको 4 से भाग दिया है, तो ये 2 पाई आर बट्टा 4 ए से बी तक का ही लंबाई हुआ, या दूरी आप कह सकते हैं, ए से बी तक का ही दूरी हुआ। अब आपको बी से जाना होगा ओ, और फिर ओ से जाना होगा ए, तो बी से ओ जाने के लिए एक आर पार किया आपने, और फिर ओ से ए जाने के लिए एक आर और पार किया, यानी कि 2 आर आपको चलना पड़ा। तो यहाँ पर आपको 2 आर जोड़ देना होगा, 2 आर क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। अब आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, आप 2 से क्या कर सकते हैं, भाग दीजिएगा, तो ये 2 क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2 ना 4 कट जाएगा। अब आपके पास जो चीज़ बच रहा है वो क्या बच रहा है पता है, ये पाई आर बट्टे 2 क्या बच रहा है, पाई आर बट्टे 2, और प्लस में 2 आर बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 आर। यहाँ पर हल्का ठीक कर देते हैं, अगर आप कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हैं। यहाँ पर जब आपने 2 से 4 को भाग दे दिया तो पाई आर बचा ऊपर में, नीचे में 2 बचा, और ये 2 आर, तो 2 आर बचा ही बचा है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जगह पर आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो अगर आप चाहे तो आर कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप आर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर पाई बट्टे 2 बचेगा, क्या बचेगा, पाई बट्टे 2 बचेगा, और प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो अब वृत्त के चतुर्थांश का जो परिधि है वो ये हो गया, आर इंटू पाई बट्टे 2 प्लस 2। तो हम यहाँ पर इसको आराम से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आर इंटू पाई बट्टे 2 और प्लस 2, ये क्या हो गया, तो ये हो गया वृत्त के चतुर्थांश का परिधि, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। हम आशा करते हैं कि परिधि तीनों टाइप का आपने सीखा होगा, एंड हमने आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया है, डिटेल निकाल करके क्या किया है, बताया है, तो आप समझे होंगे। और अगर किसी बच्चों को कोई समझने में दिक्कत हो तो आप क्या कर लीजिएगा, दोबारा क्लास को देख लीजिएगा, तो आपका सारा जो कष्ट है, समस्या है, वो दूर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम अगला जो है जो सूत्र हम आपको देने वाले हैं वो क्षेत्रफल से संबंधित देने वाले हैं। किससे संबंधित सूत्र देने वाले हैं, क्षेत्रफल से संबंधित। तो हमारा वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जो पहला सूत्र होगा प्यारे बच्चों, वो आप ध्यान रखिएगा, सूत्र होगा वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पहले से ही जानते होंगे, हमें बताइए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो प्यारे बच्चों सूत्र होता है वो आप सभी जानते हैं, क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ दूँ, क्या पूछ दूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त, एक मिनट, यहाँ पर अर्धवृत्त को ठीक कर, देखिए एकदम सब कुछ ठीक ठाक लिखते चलेंगे आगे हम लोग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, बताइए आप लोग, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें से आधा का क्षेत्रफल कितना होगा, आधा मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, यही है अर्धवृत्त। तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग दे दीजिएगा तो वही होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो होगा पाई आर स्क्वायर और बट्टे 2। पाई आर स्क्वायर बट्टे क्या होगा, 2 होगा। ये आप याद रखने की कोशिश करें। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे और इसका तीसरा सूत्र क्या करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
क्या समझने वाले हैं, तो हमारा जो है वो सूत्र होगा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा आपको और काम आएगा आपको आगे। अब देखिए वृत्त के चतुर्थांश के बारे में क्या होता है। वृत्त का चतुर्थांश, अगर आप वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं तो 4 भाग में से जो एक भाग बचेगा वही कहलाएगा वृत्त का चतुर्थांश। वही क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। जैसे पूरा वृत्त था, हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, तो इसमें से एक टुकड़ा निकालिएगा तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, ये होगा वृत्त का चतुर्थांश। तो देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसे 4 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो आप लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग दे दीजिए, वही होगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम आशा करते हैं कि ये जो सूत्र है हमने आपको बताया है 6 सूत्र, आपको समझ में आया होगा और रटना नहीं पड़ेगा। हम इतना डिटेल में इसीलिए बताए हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चों को कभी भी सूत्र रटना ना पड़े। अगर हम डिटेल में नहीं बताते तो फिर आप रटते, लेकिन यहाँ पर हम आपको कारण के साथ क्या किए हैं, जो भी सूत्र है वो बताए हैं और आगे भी ऐसे ही पूरे डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा। इसीलिए आप लोग मेरे साथ अगर शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आप एकदम बहुत ही अच्छा से अच्छा जो है कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में भी, और अपने नॉलेज को तो बढ़ा ही सकते हैं। क्योंकि मैं कभी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ता हूं, मैं नॉलेज को टारगेट करके पढ़ता हूं, और अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा तो एग्ज़ाम भी अच्छा ही होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस मकसद से पढ़िए आप लोग भी कभी भी। ठीक है, तो ये 3 सूत्र को हमने तो घेर दिया, बस इसको भी क्या कर देते हैं, हम घेर ही देते हैं। ये 3 सूत्र क्षेत्रफल का भी आप क्या करेंगे, याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सूत्र वगैरह आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या होने वाला है, आगे पढ़ने वाला है। अब हम कुछ अगला महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे। अगला जो हमें जानना है वह है वृत्त का वलय। वृत्त का वलय क्या होता है। देखिए वलय जो है एक तरह से गोलाकार रास्ता है। ये गोलाकार चौड़ा पट्टी जो देख रहे हैं ना, यही कहलाता है वलय। यही क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। वलय बनेगा कैसे वो देखिए। आप क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, उसके अंदर एक और वृत्त बना लीजिए। तो उसके अंदर जब आप एक और वृत्त बनाएंगे तो इस दोनों के बीच में जो जगह बचेगा, ये वाला जगह जिसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये जो जगह बचेगा उसे ही कहेंगे वलय। उसे ही क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वलय कहेंगे। तो ये कहलाता है आपका वलय। यानी कि जो चौड़ा पट्टी होता है 2 वृत्त के बीच का, वही 2 वृत्त के बीच का जो चौड़ा पट्टी है वही वृत्त का वलय कहलाता है। वही क्या कहलाता है, तो वृत्त का वलय कहलाता है। अब वलय तो आपने देख लिया कि यही जो है ना 2 वृत्त के बीच का जो चौड़ा पट्टी है वही वृत्त का वलय कहलाएगा। तो हम वलय का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र समझेंगे। मान लीजिए कि ये केंद्र है, आप यहाँ पर 2 वृत्त देख रहे हैं और दोनों के दोनों वृत्त जो है वो संकेंद्रीय वृत्त है। कैसा वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अब अगर ये संकेंद्रीय वृत्त है तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो होता क्या है। देखिए अगर आप इस वाले वृत्त का त्रिज्या लेते हैं r, इस वाले वृत्त का त्रिज्या कितना लेते हैं, r लेते हैं। मान लिया कि अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या है r, तो हम इसको छोटी r से सूचित करेंगे, और बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या ये होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि इसको आना पड़ेगा। केंद्र O है तो केंद्र से परिधि क्या होगा, आना पड़ेगा। तो इस वाले वृत्त का त्रिज्या होगा बड़ी R, इस वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, बड़ी R होगा। तो अगर छोटे वृत्त का अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या r है और बाहर वाले वृत्त का यानी कि बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा r है, तो इस स्थिति में आपको वृत्त के वलय का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोला जाए, क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। वृत्त के वलय का मतलब क्या है, जो गोलाकार यहाँ पर पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, जो दोनों वृत्त के बीच में जो गैप है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, इसका, तो आप कैसे निकालेंगे। ये वाला जो है इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरा एक ट्रिक समझिए।
आप क्या करिए, पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और क्या कीजिएगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। तो कौन जगह बच जाएगा, यही, तो वलय ही बच जाएगा। क्या बचेगा, वलय। पूरे में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, कौन बचेगा, यही ना बचेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वृत्त के वलय का जो क्षेत्रफल है वो आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल जो है ना वो कैसे प्राप्त होगा। सो देखिए, बाहर वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा। फिर इसमें से घटाएंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या छोटी r है। तो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों पाई और छोटी r स्क्वायर होगा, क्योंकि उसका त्रिज्या जो है छोटी r है। तो आप वलय का क्षेत्रफल इसे ही क्या करेंगे, बोलेंगे। या फिर इसमें से आप पाई कॉमन ले लीजिए, क्योंकि पाई दोनों जगह पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा बड़ा आर स्क्वायर और माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा, छोटा आर स्क्वायर बचेगा। एंड यही कौन चीज़, तो पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर और माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही चीज़ जो है प्यारे बच्चों वो वृत्त के वलय का क्षेत्रफल कहलाएगा। वृत्त के वलय का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। हमने वृत्त के वलय के बारे में आपको डिटेल से बताने का क्या किया, प्रयास किया है। तो आपने देखा कि हाँ आखिर वृत्त के वलय का क्षेत्रफल जो है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर वो कहाँ से आया, क्यों पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर हम बोलते हैं, ये आपने देखा है। और इसे ही कहते हैं रियल नॉलेज, क्योंकि आपको कारण पता होगा तब जाकर के आप किसी भी चीज़ के बारे में 100% जानकारी रखने का दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कारण के साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों अगले जो है कंसेप्ट के बारे में। तो वलय आपने समझा, वलय से रिलेटेड बस एक ही सूत्र याद रखना है, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। आइए अब हम लोग जानेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट त्रिज्यखंड, और इसके जस्ट बाद जानेंगे वृत्तखंड। तो आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में चर्चा करते हैं, जानेंगे कि आखिर वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। तो याद रखिएगा कि त्रिज्यखंड क्या होता है, किसी वृत्त का वह भाग। देखिए सबसे पहले आप नाम पर फोकस कीजिए, नाम पर फोकस कीजिए। त्रिज्यखंड, खंड मीन्स होता है टुकड़ा, और वृत्त का वैसा टुकड़ा जो त्रिज्या के कारण हुआ है। किसके कारण, त्रिज्या के कारण। तो त्रिज्या से बनने वाला जो वृत्त का टुकड़ा है, त्रिज्या से बनने वाला जो वृत्त का टुकड़ा है उसे ही त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि त्रिज्या के कारण, त्रिज्या खींचने के कारण जो वृत्त का टुकड़ा बना है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। साधारण भाषा में आप ये बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड भाषा में क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि किसी वृत्त का वह भाग, खंड मतलब टुकड़ा, टुकड़ा मतलब भाग, तो किसी वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं उसके बीच के चाप से घिरा होता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि त्रिज्यखंड जो है दो त्रिज्या और चाप से घिरा होता है। तो आइए देखिए कि कौन होगा त्रिज्यखंड। मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त का हम मानते हैं कि ये केंद्र है। हम क्या मानते हैं कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और अगर ये वृत्त का केंद्र है प्यारे बच्चों, तो एक त्रिज्या हमने खींचा, ये हमने एक त्रिज्या खींच लिया, और एक त्रिज्या हमने ये खींच लिया। अब आप इसका नाम जानते हैं O होता है, और इस त्रिज्या का ये जो पॉइंट है वो A मान लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम B मान लेते हैं। तो आपने क्या काम किया, आपने काम किया है O से A एक त्रिज्या खींचा है, और O से B एक दूसरा त्रिज्या आपने क्या किया है, खींचा है। अब यहाँ पर क्या होगा समझिए, आप देख पा रहे हैं कि इस दो त्रिज्या के कारण ये वृत्त का टुकड़ा बन रहा है। ये वृत्त का क्या बन रहा है, टुकड़ा बन रहा है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट रुकिएगा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दो त्रिज्या खींचने के कारण जो है हमारा एक वृत्त का ये वाला टुकड़ा बन चुका है। अब ये टुकड़ा जो है वृत्त का वो किस किस से घिरा है, तो दो त्रिज्या से घिरा हुआ है। देख सकते हैं एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है। लेकिन इधर से आप देखिएगा तो ए से जो आपका बी है ना, ये चाप कहलाएगा, क्योंकि हमने प्यारे बच्चों आपको बताया है कि पूरा है परिधि और इस परिधि का छोटा टुकड़ा लीजिएगा तो वो चाप कहलाएगा। तो यहाँ से अगर आप ए से लेकर अगर आप बी तक देखते हैं ये, तो ये है वृत्त का चाप। वृत्त का क्या है? चाप है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि त्रिज्या है 2 और ये है चाप। इस 3 से मिलकर ही ये जो वृत्त का टुकड़ा है वो घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो परिभाषा है डायरेक्ट सटीक बैठता है कि किसी वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं एवं उसके बीच के चाप, तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है और इसके बीच का जो चाप है वो ये है, तो इसके बीच के चाप से ही घिरा होता है। तो एकदम घिरा हुआ है और उसे ही त्रिज्यखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर हम प्यारे बच्चों इस त्रिज्यखंड को अलग निकाल करके आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये वाला जो त्रिज्यखंड है इस वाले टुकड़ा को अगर निकाल करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका त्रिज्यखंड। कैसा दिखेगा? देखिए, ये मान लीजिए केंद्र है और ये आपका त्रिज्या था, यहाँ एक त्रिज्या और ये दूसरा त्रिज्या, ठीक है। तो इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। बताइए, ये लग रहा है कि ये वाला ही टुकड़ा यहाँ पर क्या है? उठ के आया है। तो ये जो है प्यारे बच्चों यही हमने उठा के सीधा समझ लीजिए कि यहाँ लाया है। इसका नामकरण अगर कर देंगे तो और आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ये प्यारे बच्चों ओ है एंड इसको हल्का क्या करते हैं हम, कम लेंथ करते हैं ताकि आपको और बेहतर जो है समझ में आए। इसको उतना ज़्यादा ना करके कुछ ऐसा करते हैं हम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ए है मान लीजिए और ये पॉइंट आपका क्या है? बी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना ये यहीं से निकला हुआ टुकड़ा है। तो ये एक त्रिज्यखंड है। अगर इसको निकाल लिया जाए, इस भाग को काट के निकाल लिया जाए तो ऐसा दिखेगा, और अगर इसको हम निकाल लेंगे तो ये जो भाग बच जाता है वह कैसा दिखेगा वो देखिएगा। तब यहाँ से एक कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? बन के आएगा। अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो फिर बाद वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा दिखेगा। देख लीजिए कैसा। ये मान लीजिए एक त्रिज्या है, ठीक है, और ये कोई क्या है? दूसरा त्रिज्या है। आपने क्या किया है? इधर नीचे से कुछ पार्ट काट के क्या कर लिया है? निकाल लिया है। एक काम कीजिए मेरा, आप पहले इसको क्या कर लीजिए, कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतरीन हम खींचने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिज्या था एक और ये था दूसरा त्रिज्या, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये वाला पार्ट आप दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम निकाल के यहाँ दिखा दिए हैं। तो देखिए कैसा दिखेगा वो देखिएगा, कुछ ऐसा दिखेगा प्यारे बच्चों, कुछ, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा। अंदर से कुछ पार्ट इसमें आपको निकला हुआ दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हल्का और इसको सुंदर बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। वो आप एक बार क्या कीजिएगा? मैनेज कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ठीक बना है, बट आप भावनाओं को समझ सकते हैं। ये जो है प्यारे बच्चों वो आपका ओ है एंड ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है? बी है। तो आप बताइए कि ये जो चीज़ है इस दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये जो बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि त्रिज्यखंड जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसे कहेंगे भाई साहब छोटा त्रिज्यखंड, इसे कहेंगे बड़ा त्रिज्यखंड, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या के खंड यानी कि त्रिज्या से ही टुकड़ा बना है ये भी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हमेशा कि इसे कहते हैं छोटा त्रिज्यखंड। इसको स्टैंडर्ड भाषा में लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे जो है प्यारे बच्चों लघु त्रिज्यखंड हम बोलेंगे। लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बोलेंगे।
एंड लघु मतलब छोटा, और ये चूँकि बड़ा है तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ये बड़ा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम प्यारे बच्चों, तो इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो आपने लघु त्रिज्यखंड समझा और दीर्घ त्रिज्यखंड समझा। अब हम बढ़ते आगे और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में और क्या करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर समझिएगा त्रिज्यखंड से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण जो है चीज़ों को। यहाँ पर सीधा देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है, और यही कहलाता है चाप। ये ए से बी जो आपका परिधि है ना, ए से बी ये वाला, यही चाप कहलाता है। और ये ओ जो है वो केंद्र कहलाता है। ओ क्या है, केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर आप एक कोण बनते हुए देख रहे हैं। क्या बनते हुए देख रहे हैं, कोण बनते हुए देख रहे हैं। ये कोण जो है यही कहलाता है त्रिज्यखंड का कोण। ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है, जिसे केंद्रीय कोण भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि केंद्रीय कोण 30 डिग्री है या फिर 40 डिग्री है, तो समझ लीजिएगा कि यही वाला कोण बताया जा रहा है केंद्रीय कोण के बारे में। केंद्रीय कोण नाम से स्पष्ट है, केंद्र पर बनने वाले कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं, और खास करके ये वृत्त में ही बनता है। तो आप कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को केंद्रीय कोण हम कहते हैं। और इस कोण को प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि थीटा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, थीटा से सूचित किया जाता है, यह आप याद रखें। अब हम बढ़ेंगे आगे। हम आशा करते हैं कि आप त्रिज्यखंड समझे होंगे। इसके बाद आप जो है लघु त्रिज्यखंड समझे होंगे और दीर्घ त्रिज्यखंड समझे होंगे। एक बात और मैं यहाँ पर आपको क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसको आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास, कोशिश जो है कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो और ज़्यादा आपको जो है समझ में क्या होने वाला है, आने वाला है। यहाँ पर मेरा मतलब जो हाथ है ना, मतलब वो कुछ राउंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेन टैब पर लिखना हल्का मुश्किल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए कुछ इस तरह का हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी आप एक चीज़ देख पाएंगे कि ये थीटा होगा। ये क्या होगा, ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा होगा। ये क्या होगा, थीटा होगा। और मतलब इसका मान क्वेश्चन में आपको थीटा नहीं देगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये कुछ आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। तो यहाँ पर आपने लघु त्रिज्यखंड के अंदर थीटा देख लिया, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा क्या होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा प्यारे बच्चों ये होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा क्या होगा, ये होगा। ये होगा इसका कोण, अंदर से नहीं, ऊपर से इसका कोण होगा ये। और अगर अंदर वाला थीटा है तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये हमेशा जो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण है वो क्या होगा, तो 360 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा। ये आप क्या करें, याद रखिए। क्यों, क्योंकि देखिए केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आप अगर क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री में से ये अंदर वाला कोण, यहाँ जो अंदर में बन रहा था, उसको घटा देते हैं, तो वही कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। यानी कि सीधी सी बात है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे लोग इसको नहीं बताते हैं, लेकिन इसको बताने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है वो अभी आपको आगे जस्ट क्या होगा पता चलेगा। तो आपने लघु त्रिज्यखंड समझा, दीर्घ त्रिज्यखंड समझा, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का कोण वगैरह क्या किया आपने, समझा। अब हम त्रिज्यखंड समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, और हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं वृत्तखंड। त्रिज्यखंड के बाद क्या समझने वाले हैं, वृत्तखंड समझने वाले हैं। तो ध्यान लगाइएगा और समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वृत्तखंड आखिर जो है क्या होता है। तो चलिए अब जो है हम लोग वृत्तखंड के बारे में जानते हैं। वृत्तखंड का अगर आप परिभाषा देखिएगा, पहले तो आप इसके नाम पर फोकस कीजिए। नाम में लिखा है वृत्तखंड।
वृत्तखंड मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि वृत्त का टुकड़ा। यहाँ पर आप पीछे पढ़े हैं त्रिज्यखंड, यानी कि वृत्त का वह टुकड़ा जो त्रिज्या के हेल्प से बना है, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है वृत्तखंड। देखिए कि वृत्तखंड आखिर होता है क्या है। तो किसी वृत्त का वह भाग, किसी वृत्त का वह भाग, यानी कि वृत्तखंड भी जो है वो वृत्त का ही टुकड़ा होगा। तो भाग मतलब टुकड़ा, टुकड़ा होगा जो एक जीवा एवं चाप से घिरा होता है, यानी कि वृत्त का वैसा टुकड़ा जो जीवा और चाप से क्या हो, घिरा हो, उसे वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन अगर त्रिज्यखंड आप पढ़े हैं तो आपने देखा है कि त्रिज्यखंड जो है वो दो त्रिज्याओं और उसके बीच घिरे चाप से बना होता है। तो चाप और त्रिज्या से जो मिलके बना है वो है त्रिज्यखंड। एंड चाप और जीवा, चाप और जीवा से जो मिलके बना है उसे कहते हैं वृत्तखंड। अब समझिएगा मेरे साथ कि आखिर वृत्तखंड जो है वो अगर देखने में अगर देखा जाए तो कैसा होगा। देखिए, मान लीजिए कि ये वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र हमने ये मान लिया, ठीक है। तो अगर हम केंद्र मानते हैं ये, तो फिर क्या होगा समझिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, केंद्र है। अगर ये केंद्र है तो हम एक क्या करेंगे, जीवा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, जीवा। तो मान लीजिए ये जीवा हमने क्या कर दिया, खींच दिया। ये जीवा मैंने क्या किया, खींचा। अब प्यारे बच्चों बताइए कि अगर इस जीवा का नाम हम ए बी देते हैं, जीवा का नाम क्या देते हैं, ए बी देते हैं, तो आप बताइए कि इस जीवा के कारण वृत्त जो है वो वृत्त का कुछ भाग नीचे से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बिंदु और दे देंगे हम, जिसका नाम सी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सी। तो ए से गए बी, बी से गए सी, और फिर ए से बी से ए जाइएगा। तो ये वाला जो टुकड़ा दिख रहा है यही कहलाएगा वृत्तखंड, यानी कि ये वृत्त का टुकड़ा है। लेकिन ये टुकड़ा ध्यान से देखिए कि किस किस से घिरा हुआ है। तो इधर से तो जीवा से घिरा हुआ है, और ये देखिए ए से ऐसे सी होते हुए जो बी जाते हैं, तो ये क्या है, चाप है। ये क्या है, चाप है। तो सीधा समझ लीजिए कि वृत्तखंड क्या है, तो जो जीवा है और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अगर इस टुकड़ा को हम निकालने की कोशिश करें तो देखिएगा कि क्या हो सकता है। मान लीजिए कि यह जो है यहाँ पर हमने केंद्र ले लिया। क्या ले लिया, ये केंद्र ले लिया मान लीजिए। और अब हम जो है ये बनाने जा रहे हैं, मतलब ये टुकड़ा दिखाने आपको जा रहे हैं। तो देखिएगा कि कैसा होगा, क्या देखने में आपको मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर ये क्या करते हैं, हम जीवा इधर से नीचे से ले लेते हैं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, हल्का टेढ़ा बंडा होगा, लेकिन आप समझने की जो है कोशिश कीजिएगा हल्का। और इसको सीधा हम करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हमने क्या करा, खींचा, और ऊपर त्रिज्या है, सॉरी केंद्र है। तो ये टुकड़ा जो है, ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो ए है, और ये वाला पॉइंट प्यारे बच्चों ये क्या है, बी है। तो नीचे से आपको ये वाला कटा हुआ भाग दिख रहा है कि नहीं, नीचे से भाग जो है कुछ यहाँ पर आपको कटा हुआ जो है दिख रहा होगा। अब हम इस कटे हुए भाग को इधर दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कटा हुआ भाग को नीचे से है, तो हम हल्का ऊपर करके ही इसको क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो नीचे वाला भाग को हमने दिखाया ऐसे, नीचे वाला भाग को हमने क्या किया, ऐसे दिखाया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आप बताइए कि इस वृत्त का दो टुकड़ा हुआ, किसके कारण, इस जीवा के कारण। इस जीवा के कारण क्या हुआ, दो टुकड़ा हुआ, जिसमें से बड़ा टुकड़ा ये है और छोटा टुकड़ा यह आपको दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट ए है मान लीजिए, और ये जो है वो क्या है, बी है। दोनों में जीवा आपको दिख रहा है। ये इस दोनों को जोड़ करके ही तो ये बना हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर बराबर का साइन भी क्या किया है, दिया है, ताकि आप और चीज़ों को और अच्छा से क्या कर सके, आप समझ सके। तो जीवा के हेल्प से वृत्त का जो टुकड़ा बना है यहाँ पर, उसे ही बोलेंगे वृत्तखंड, और इसको बोलेंगे बड़ा वृत्तखंड, और इसको बोलेंगे छोटा वृत्तखंड।
गणित के स्टैंडर्ड भाषा में बड़ा को दीर्घ बोलते हैं और छोटा को लघु बोलते हैं। इसके अनुसार आपको पता होना चाहिए कि यह जो वृत्तखंड है इसका नाम होगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम होगा इसका? तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। एंड दीर्घ मतलब बड़ा वृत्तखंड, और इसका नाम हो जाएगा लघु वृत्तखंड। क्या होगा? तो इसका नाम लघु वृत्तखंड हो जाएगा। वृत्तखंड जो है हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड आपने समझा कि नहीं? अब याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको अगर सीधा वृत्तखंड लिखा हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि लघु वृत्तखंड के बारे में बोल रहा है। जब कभी भी बड़ा वृत्तखंड के बारे में बात करेगा तो वो दीर्घ वृत्तखंड बोलेगा। तो दीर्घ वृत्तखंड लिखा हो तब समझिएगा कि ये है। लेकिन अगर सीधा या तो लघु वृत्तखंड लिखा रहेगा, इसको दिखाने के लिए या तो लघु वृत्तखंड लिखा रहेगा या नहीं तो सीधे वृत्तखंड लिखा रहेगा। तो अगर सीधा वृत्तखंड लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा कि लघु वृत्तखंड का बात कर रहा है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो समझ लीजिएगा कि लघु वृत्तखंड का निकालने के लिए बोल रहा। और अगर क्वेश्चन में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले तब समझिएगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है। अब यहाँ पर इसके साथ भी कुछ वैसा ही है। अगर आपको क्वेश्चन में लघु त्रिज्यखंड लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। और अगर केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें ये बोला गया हो तो भी समझिएगा कि लघु का ही बात किया है। दीर्घ का क्षेत्रफल या फिर दीर्घ से संबंधित कुछ बोलेगा तो वो यहाँ पर दीर्घ जरूर लिखेगा। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड बोला है तब इसका मतलब ये वाला त्रिज्यखंड होगा, और अगर लघु त्रिज्यखंड बोला है तो ये वाला होगा छोटा वाला, या केवल त्रिज्यखंड लिखा है तो भी छोटा वाला ही होगा। अब आपने समझ लिया कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपने क्या कर लिया, देख लिया। अब चलो प्यारे बच्चों, अब हम इस सभी से संबंधित क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो त्रिज्यखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र के लिए हैं। हम लोग पहले त्रिज्यखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है उसको पढ़ेंगे, और फिर जो है ना वृत्तखंड से संबंधित जो भी सूत्र होगा उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले त्रिज्यखंड से संबंधित जो भी सूत्र हमें पढ़ाई करना है, जिसका जानकारी हमें लेना है, पहले वो लेते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है, तो आपको कई बार हमने बताया कि अगर ये इसका केंद्र है, ठीक है, वृत्त का अगर ये क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका केंद्र है और केंद्र से आपने एक त्रिज्या इधर खींचा और केंद्र से आपने एक त्रिज्या क्या किया, इधर खींचा, तो क्या होगा समझने का आप यहाँ पर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, केंद्र इसको बोलेंगे ओ से सूचित कर सकते हैं। ये भाई साहब थीटा होगा, यानी कि यही त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। इसका नाम अगर हम ए और इसका नाम अगर बी दे दें तो ए बी ओ अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड होगा। और ऊपर वाला जो बनेगा, ये वाला जो होगा प्यारे बच्चों, ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। हल्का 1 मिनट रुकिएगा, फिर हम लोग आपको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अंदर की ओर ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है इसे ही कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला जो त्रिज्यखंड पूरा दिखाई दे रहा है उसे कहेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। थीटा के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि लघु त्रिज्यखंड का कोण अगर थीटा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण होगा, मान लीजिए अगर इस कोण का अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये कोण कितना होगा, तो ये 360 डिग्री, 360 डिग्री और माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा होगा। थीटा कौन, तो ये वाला जो कोण है
वही होगा। तो बस इतना चीज़ समझने के बाद अब हम लोग चलिए इस से संबंधित जो भी सूत्र हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला सूत्र है प्यारे बच्चों होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहला सूत्र क्या होगा, तो पहला सूत्र आप याद रखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है वो आप समझने की कोशिश करें। मैंने बोला त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब है लघु त्रिज्यखंड। अगर केवल त्रिज्यखंड लिखा हो तो लघु ही समझिएगा, और अगर जब कभी भी दीर्घ त्रिज्यखंड का बात चलेगा तो वहाँ पर दीर्घ लिखा जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है थीटा बट्टा 360। क्या होता है, तो याद रखेंगे थीटा बट्टा 360 और गुने जो है पाई आर स्क्वायर, गुने क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब जो आपका त्रिज्या है उसे ही हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड क्या है, तो त्रिज्यखंड है वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा है, और इसी टुकड़ा का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा समझिएगा, ये जो टुकड़ा है वो वृत्त का टुकड़ा है और इसी वृत्त के टुकड़ा का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखिएगा ये वृत्त का टुकड़ा है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसी कारण से आप यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में जो है देख पा रहे हैं पाई आर स्क्वायर। और थीटा बट्टा 360 क्या है, मतलब जो थीटा आपको दिया गया होगा उसको 360 से भाग करेंगे और उससे फिर उसको गुना करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल से, तो आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है आ जाएगा। ये रहा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों हम लोग जो है दूसरा पढ़ने वाले हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, दूसरा सूत्र हमारा क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। लिखेंगे हम लोग जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर समझना आपके लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का मैं आपको देने वाला हूँ दो सूत्र। क्या देने वाला हूँ, दो सूत्र, दो तरीका बताऊंगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या है, आपने देखा कि थीटा बट्टा 360 आर गुने पाई आर स्क्वायर, ये तो सबसे आसान तरीका है। थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, देखिए कैसे आसान तरीका है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकाल रहे थे तो ऊपर इसका कोण कितना था, थीटा था, इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम थीटा लिखे थे, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो ऊपर में दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण लिखेंगे जो कि 360 डिग्री माइनस थीटा है। 360 डिग्री माइनस क्या है, थीटा है। तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए जब जाइएगा तो ऊपर में जो थीटा है उसका मान लिखिएगा 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री लिखे आने को कोई दिक्कत नहीं, 360 माइनस थीटा, और नीचे में जो 360 है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से इसको भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये फार्मूला बहुत कम लोग ही बताते हैं एंड हम आपको बता रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फार्मूला भी बहुत ही फेमस है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का हम दूसरा फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। हम फिर से दीर्घ त्रिज्यखंड, कौन सा चीज़, तो दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिएगा ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप क्या कीजिए, जब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए
और उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वो भी तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला हो गया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना है, तो थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, गुने क्या है तो पाई आर स्क्वायर है। ये बात आप जान सकते हैं। यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का दो फार्मूला हो गया, एक तो हुआ 360 माइनस थीटा और बट्टे 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर, एंड दूसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये आपने यहाँ पर क्या किया, समझा। और अब हम बढ़ेंगे आगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित ये फार्मूला याद रखिएगा, 3 फार्मूला यहाँ पर हमें तो अगर देखा जाए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 2 नंबर फार्मूला ही आसान लगता है, और जब आप 3 नंबर फार्मूला का यूज कर पाएंगे उस टाइम पर 2 नंबर का भी कर पाएंगे आप, ठीक है। तो हमेशा 2 नंबर वाले से ही आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, कोई बड़ी और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगा। अब हम एक अलग चौथा फार्मूला इससे संबंधित जानेंगे, 4 फार्मूला ही है। चौथा फार्मूला होगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। किसका लंबाई भाई साहब, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप का लंबाई, ठीक है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है थीटा बट्टा 360 और गुने 2 पाई आर। ये सूत्र सर समझाइए हमें कि क्या लिखा आपने, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब देखिए, ये त्रिज्यखंड का चाप कौन है, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना यही है त्रिज्यखंड का चाप। ए से बी हमने बोला था कि चाप क्या होता है, तो आपको याद होगा कि परिधि के छोटे टुकड़ा को चाप कहते हैं। परिधि का कोई टुकड़ा आपने काट लिया तो वही चाप कहलाएगा। तो ए से लेकर के बी तक क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, चाप कहलाएगा। ए से बी तक क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो ये बात आप याद रखें। एंड देखिए, चाप क्या है, परिधि है, यानी कि परिधि का एक टुकड़ा है, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर, और यही कारण है कि आप चाप की लंबाई वाला जो सूत्र है उसमें 2 पाई आर देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 पाई आर देख पा रहे हैं कि नहीं। और ये तो थीटा बट्टा 360 हमें लगाना है, क्योंकि हम जितना कोण का अगर चाप निकालना चाहते हैं उतना कोण का ही हमें क्या हो मिले। तो त्रिज्यखंड से संबंधित ये 4 सूत्र आप याद रखिएगा, आराम से आपको त्रिज्यखंड से संबंधित सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम आगे। एंड अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वह है वृत्तखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। वृत्तखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए, वृत्तखंड से संबंधित जो सूत्र है वो कैसे हम प्राप्त करते हैं वो पहले समझिएगा। हम पहले देखिए, हल्का मान लीजिए कि ये वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए कि ये क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त का क्या है, ये केंद्र है, एंड ये जीवा है। यहाँ पर हमने मान लिया कि ये क्या है, जीवा है। अब इस जीवा का नाम हम दे देते हैं ए बी। इस जीवा का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी जीवा से आप देख सकते हैं यहाँ पर वृत्तखंड बन रहा है कि नहीं, यही वाला वृत्तखंड कहलाता है। तो ये वृत्तखंड बन रहा है कि नहीं, बोलेंगे यस सर, ये तो वृत्तखंड बन रहा है। तो अब आप मेरा बात एक समझिए, इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पहले हम सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, और यही कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला जो है जीवा से ऊपर वाला, यही कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, जो कि आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना ही केवल सीखना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का देखिए
अपना स्पेशल कोई सूत्र नहीं होता है। क्या करना होता है सो समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ये जो ओ है, ओ को ए से अगर मैं मिला दूंगा तो बोलिए ये ओ से ए क्या है, त्रिज्या है। और फिर ओ से अगर मैंने बी को मिला दिया, ओ से अगर मैंने किसको मिला दिया, बी को मिला दिया, तो ओ बी भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ओ से अगर बी को मिला दिया जाए, ओ से अगर प्यारे बच्चों बी को मिला दिया जाए तो ओ बी भी क्या कहलाएगा, तो एक त्रिज्या कहलाएगा। और अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ओ ए और इस होते हुए अगर हम बी पर पहुँचे और फिर बी से ओ पहुँचे, तो ये तो एक त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। अगर दोनों को शामिल कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। ओ बी ओ ए बी ओ, ये क्या कहलाएगा, पूरा त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इस त्रिज्यखंड में दो चीज़ दिख रहा है, एक तो नीचे से वृत्तखंड है और ये त्रिभुज है। ये क्या है, ऊपर में आपको त्रिभुज दिख रहा है ये वाला। तो ये जो त्रिज्यखंड है इसमें दो चीज़ है, एक है वृत्तखंड और एक है ऊपर वाला त्रिभुज। ऊपर वाला क्या है, त्रिभुज है। तो देखिएगा अब आप यहाँ से ही आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। यहाँ पर बात अगर आ ही चुका है तो समझ लीजिए कि ये क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा होगा। ये क्या होगा, थीटा होगा। एंड इसे त्रिज्या बोलेंगे। बोलेंगे क्या, ये है त्रिज्या। बोलेंगे क्या, ये तो त्रिज्या ऑलरेडी है। ठीक है, अब समझिए आगे मेरे साथ। आपने देखा कि अगर मैं ओ को ए से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया तो त्रिज्या हो गया। और इस पूरे वाले भाग को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। इस पूरे भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड में हमें दो चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर जिबा खींचा गया है तो दो चीज़ देखने को मिल रहा है। एक तो मिल रहा है ये वृत्तखंड और ये मिल रहा है त्रिभुज। ये क्या है, त्रिभुज। तो देखिएगा कि अब हमें कैसे त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र जो है मिलेगा। तो अब आप समझ पाइएगा बहुत ही अच्छा तरीका से त्रिज्यखंड निकालने के सूत्र को। क्या सूत्र होगा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन त्रिज्यखंड का जो सूत्र है ना, उसको समझने से पहले मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम आपको जो है बताना चाहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप लोगों को आता ही है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप सभी को प्यारे बच्चों पता है एक चीज़, क्या पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है वो याद है कि नहीं, तो बोलेंगे सर याद है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने क्या होता है, तो सर ऊंचाई होता है। लेकिन याद रखिएगा यह सूत्र हमेशा काम इस चैप्टर में नहीं आएगा। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा सूत्र भी आपको हमारे तरफ से क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो दूसरा सूत्र है वो क्या है, वो आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा सूत्र आप देख लीजिए जो यहाँ पर काम आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आधार और ऊंचाई न दिया गया हो तो काम आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक नया फार्मूला याद रख लीजिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या है, दूसरा सूत्र है। हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ रहा चीज़ें। इस वाले फार्मूला से आपको कई जगह पर इस चैप्टर में काम आएगा। अब हमें बस एक ही चीज़ पढ़ना है, वो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीसरा फार्मूला प्यारे बच्चों मेरा वही होने वाला है। क्या होने वाला है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का हम क्या निकालने वाले हैं, तो क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो समझिएगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, वृत्तखंड का यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने का कोई अपना फार्मूला नहीं है, कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। अगर हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर इस पूरे भाग को देखिएगा तो ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है। तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, तो जो ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बच कौन जाएगा, ये वाला भाग बच जाएगा जिसे वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद रखिएगा, क्या सूत्र है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस किसका क्षेत्रफल, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ आपने समझा, अगर आपको जब कभी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आप यही सूत्र यूज कीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ऑलरेडी आपको याद है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। एंड त्रिभुज का क्षेत्रफल जो जहाँ पर यूज आएगा उसका आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज पड़ेगा तो आप उसका यूज करेंगे। अगर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से काम चल जाएगा तो उस फार्मूला का आप यूज करके काम जो है चला सकते हैं। अब बात करेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, तो लघु त्रिज्यखंड को छोड़ दीजिए, नीचे वाला को अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर वाला ये पूरा एरिया दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये पूरा एरिया कहलाएगा प्यारे बच्चों। तो आप समझिएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है हम कैसे निकाल पाएंगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो घटा दीजिएगा तो ये बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है बच जाएगा। तो हम चौथा जो सूत्र लिखने वाले हैं वो उसी से संबंधित होगा। क्या सूत्र होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं, यानी कि सीखने जा रहे हैं किसका क्षेत्रफल निकालना, तो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालना क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सीखेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या करेंगे, तो लघु त्रिज्यखंड, बिल्कुल ठीक है, लघु त्रिज्यखंड नहीं सॉरी वृत्तखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब समझिएगा ये क्या बोल रहा है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, उसमें से घटा लीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और क्या होता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बस ये 4 फार्मूला आप याद रखिएगा, तो वृत्तखंड से संबंधित सारे के सारे प्रश्न आराम से आपको क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट इज ओवर, मतलब कंसेप्ट अब आपका कंप्लीट हो गया। एक भी अब ऐसा पॉइंट नहीं बचा जो आपको पढ़ना चाहिए था। कुछ भी अब इस चैप्टर में कंसेप्ट और फार्मूला बचने जो है पढ़ने को नहीं बचा है। इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना जो है सीखेंगे। क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से क्या कीजिएगा, समझने सीखने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक यहाँ पर प्रश्न देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, खुद से एक प्रश्न देता हूँ जिसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मेरे साथ। प्रश्न मैंने दिया कि उस त्रिज्यखंड का, उस त्रिज्यखंड का, किस चीज़ का, तो उस त्रिज्यखंड का
उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 7 cm एवं कोण त्रिज्या 7 cm एवं कोण 60 डिग्री हो। अब देखिए क्वेश्चन समझने का आप मेरे साथ पहले कोशिश कीजिएगा, फिर हम उसका तो क्षेत्रफल आराम से निकाल ही लेंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए, यानी कि हल करने के लिए चलिए, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। शुरू में जब आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन लिखा है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसका त्रिज्या 7 cm दे दिया गया और कोण 60 डिग्री दे दिया गया। कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री। पहले आप इसको फिगर के रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि यही है वह त्रिज्यखंड। एक पहले हमने क्या किया, त्रिज्यखंड हम पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। ये केंद्र है, ये हमने 2 त्रिज्या क्या कर लिया, खींच लिया। मान लीजिए कि ये O है, ये A होगा और ये क्या होगा, B होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या है 7 cm। त्रिज्या कितना है, 7 cm है, और कोण है 60 डिग्री, माने कि यही वाला जो कोण है ना प्यारे बच्चों, वो 60 डिग्री है। इस स्थिति में ध्यान से देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधा लिखा हुआ है, तो सीधा अगर त्रिज्यखंड का लिखा हो तो समझिएगा कि छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड लिखा रहेगा तब बड़े वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम हल करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। जो दिया गया होगा वो पहले क्या कर देंगे, हम लिख देंगे, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आप बोलिएगा कि त्रिज्या दिया गया है 7 cm। त्रिज्या कितना दिया गया है, तो सर जी त्रिज्या दिया गया है 7 cm एवं एक चीज़ और दिया गया है, क्या, तो कोण यानी कि थीटा दिया गया है 60 डिग्री। कोण मतलब थीटा, तो थीटा आपको 60 डिग्री दिया गया है। इसीलिए आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। थीटा कितना है सर जी, तो थीटा है 60, तो ऊपर हम क्या लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे। नीचे में आपका 360 होगा, ठीक है, गुना है तो गुना होगा। पाई का मान हमने आपको पढ़ा के लाया है 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी कि r गुने r। यहाँ पर r का मान 7 है, तो हम 7 गुने क्या कर देंगे, 7 लिख देंगे। इसका क्या मतलब है, 7 गुने 7 लिखने का क्या मतलब है कि r स्क्वायर था, तो भाई तो डबल बार लिखा ही जाएगा। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको क्या कीजिए, काटिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 36 को भाग दीजिएगा तो 6 छक्के 36 होगा, फिर एक 7 से एक 7 क्या होगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, तो सर जी आपके पास जो बचा वो 2 देखेंगे, लेकिन एक बार और कुछ कट रहा है उसको काटिए। देखिए 6 का आधा जो है वो 3 होगा, इस 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा, और इस 22 का आधा प्यारे बच्चों 11 होगा। इसीलिए आपका अगर फाइनल आंसर हम देखने के लिए चले तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर बता सकते हैं कि ऊपर में देखा जाए तो 11 और 7 बच रहा है, तो 11 7 ऊपर को ऊपर से गुना कर लेंगे, नीचे को नीचे से गुना कर लेंगे। तो ऊपर जब हम देखने जा रहे हैं
तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है 11 सत्ते 77, 11 सत्ते क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, 77 बच रहा है। 77 और बट्टे में क्या होगा, 3 होगा। आप चाहे तो 77 को 3 से भाग भी दे सकते हैं, या फिर आप इतना cm², इतना cm² क्या कर सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं। कोई बड़ी बात जो नहीं है। तो आपने एक सूत्र से क्वेश्चन बनाना सीखा, अब हम आगे तो पूरे बनाना सीखेंगे, यानी कि सबके सब जो है हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन बना बना करके क्या करेंगे, बताएंगे। और प्रश्नावली जो आपका अगला है मतलब 12.1 है, उसको भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हम आज क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, और प्रश्नावली 12 जो आपका 1 है वो हम क्या करेंगे, अगले क्लास में शुरू करेंगे। प्रश्नावली 12.1। तो आप लोग आज इतना ही रखिए, और जितना बताया गया है उसको, जितना ही आपको डिटेल में बताया गया है, जितना ही बातों को तोड़ तोड़ के समझाने का कोशिश किया गया है, आप उसको समझिए, और फिर अगले क्लास में प्रश्नावली 12.1 भी क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग जो है ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और LGR स्टडी ऐप जितने प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।